गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्षेत्रीय राज्य, रीजनल स्टेट्स, पंजाब एवं मैसूर, पंजाब एंड मैसूर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय राज्य, इसको रीजनल स्टेट्स कहा जाता था, आइए उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म जो है वह 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की क्या हुई, संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। रंजीत सिंह, ठीक है, उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की क्या हुई थी, संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में, मतलब महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर क्या किया, आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। कह रहा है कि 1798 की बात है। अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान के रूलर थे जमान शाह। उन्होंने जब पंजाब पर आक्रमण किया, ठीक है, 1798 में, तो उसके बाद जब वापस जा रहे थे तो उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। तो रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भिजवा दिया। तो वो जो सेवा दिए रंजीत सिंह, उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी क्या कर ली, ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड्ग सिंह सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों, संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। पुत्र खड्ग सिंह जो था वो अफीम खाने का उसका आदत था।
तो उसको शासनकाल में उतना ध्यान नहीं देता था। तो शासनकाल के दौरान जो है शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी संघावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियांवाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। चिलियांवाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बता रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से 1769। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। हाँ, रख दे कूलर पे। इस दौरान अंग्रेज इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को कोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781, कोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। मंगलौर की जो संधि थी 1784 में, उसी के बाद जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समड़ू 1750 से 1836 ईस्वी में ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समड़ू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सामड़े थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सामड़े को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समड़ू सरधना की शासिका बनी थी। तो ये कुछ पंजाब और मैसूर से रिलेटेड जो है क्या है टॉपिक्स था, नोट्स था। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना, डी श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर जो है वो रंजीत सिंह के राज्य में क्या था, सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? ए अहलूवालिया, बी डलेवालिया, सी कन्हैया, डी सुकरचकिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सुकरचकिया। रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया से था। क्वेश्चन नंबर 3, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी संधावालिया, सी अहलूवालिया, डी रामगढ़िया। तो सुकरचकिया। क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। अगला सवाल देखते हैं, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, डी मुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लाहौर। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी।
रंजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह का जो न्याय व्यवस्था कठोर था, राज्य का सबसे बड़ा अदालत का नाम उन्होंने अदालत आला रखा था और यह अदालत लाहौर में स्थित थी और रंजीत सिंह खुद स्वयं उसके हेड जस्टिस थे, न्यायाधीश, उसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ए शाह शुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा कहा जाता है वो किससे मिला था? शाह शुजा ने। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का क्या था? भाग था, पंजाब के बारे में बता रहा है। परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ मजबूत करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकई सरदारों फतह का और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में भी स्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा ने दिया था, काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए सहायता मांगा और बदले में उसे कोहिनूर हीरा दिया। निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ए महाराजा रंजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दलीप सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी क्या कर ली? ले ली। मतलब वो सर्व धर्म समभाव पर विश्वास रखते थे रंजीत सिंह, सभी धर्मों को एक निगाह से देखते थे। अगला सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरि सिंह नलवा, बी खड़ग सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खड़ग सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह जो था वो सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़ग सिंह, बी शेर सिंह, सी नौनिहाल सिंह, डी दलीप सिंह। तो दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा दलीप सिंह जो थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, सी उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो महाराजा दलीप सिंह के बारे में पहला कथन जो है सही है, बाकी सब के बारे में जो है सही नहीं बताया गया है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, नासिक में नहीं, इंग्लैंड में हुई थी। तो दलीप सिंह ने सिख धर्म भी छोड़कर ईसाई धर्म भी अपनाया था। अगला है क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? ए दलीप सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी रंजीत सिंह, डी शेर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के
अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ए. एच.एम. इलियट, बी. सर हेनरी लॉरेंस, सी. जॉन लॉरेंस और डी. रॉबर्ट मोंटगोमरी। तो पंजाब के ब्रिटिश शासन साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसे सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? ए. अंग्रेज, बी. हैदर अली, सी. मराठा, डी. हैदराबाद का निजाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो था वो 1766 से 1769 में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवस्ता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। तब जाकर के प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए. नंजराज, बी. हैदर अली, सी. देवराज, डी. चिक्का कृष्णराज। इसका सही उत्तर होगा बी. हैदर अली। ठीक है, डिंडीगुल मैसूर, तो हैदर अली ने क्या किया था? शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन और मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर क्या की? विजय प्राप्त की और 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अगला सवाल है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? ए. कैप्टन पॉपहैम, बी. सर आयरकूट, सी. सर हेक्टर मुनरो, डी. जनरल गोडार्ड। तो सर आयरकूट ने जो है वो हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को क्या किया था? परास्त किया था, हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? ए. श्रीरंगपट्टनम में, बी. मैसूर में, सी. बेंगलोर में, डी. कोयम्बटूर में। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना और उसका क्या बना, सदस्य बना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम टू, डी टीपू सुल्तान। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे उसमें टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास क्या किए थे, स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ए हैदराबाद में, बी पोल्लीलूर में, सी श्रीरंगपट्टनम में, डी निजामाबाद में। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकोट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू की 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ए 1857, बी 1799, सी 1793, डी 1769। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4th एंग्लो मराठा वार था उसमें 1799 में युद्ध के दौरान मारे गए, लड़ते हुए मारे गया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसका सही उत्तर डी है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू हार गया और युद्ध के बीच उसको क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ, दिवंगत हो गया, मर गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। बाकी सब जो है वो गलत मिला हुआ है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आइए एक्सप्लेनेशन व्याख्या से इसको क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन डी ही सिर्फ सही है। जो चौथा 4th एंग्लो मराठा वार जो था उसमें जो है टीपू सुल्तान हार गया था और युद्ध के बीच मर गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरे लस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में क्या बता रहा है कि ये वार जो है 1767 से 1769 में शुरू हुआ था। इस दौरान अंग्रेज के जो गवर्नर थे, इस दौरान गवर्नर कौन थे? तो वेरे लस्ट। और युद्ध जो था वो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। सेकेंड एंग्लो मराठा वार ये 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? जनरल वैरेन हेस्टिंग्स। और यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये खत्म हुआ मंगलौर की संधि द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का कोशिश किया,
1784-85 में उसने एक दूत कस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो ये सब याद रखना है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में 1799 में हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। जो फोर्थ एंग्लो मराठा वार हुआ था उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का किला दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में क्या कर लिया, कैद कर लिया गया था। तो इस तरह से ये 4 एंग्लो मराठा वार थे। आगे देखते हैं हम लोग। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765। तो इसमें सुमेलित करना है, सही उत्तर मिलाना है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 1765 में हुई थी, 12 अगस्त 1765। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा 4। द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। तो मंगलौर की संधि का 2 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। मतलब ए उत्तर इसका उत्तर सी सही होगा। 4 और 2 इसमें भी है। अच्छा, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में हुई थी। और मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो संधि का ईयर याद कर लेना है। तो इसका सही उत्तर सी है। याद कर लेंगे हम लोग कि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। वही बातें यहाँ लिखा हुआ है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सहाजुद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1767 से 1769 ईस्वी के बाद हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधना में, डी कानपुर में। तो सरधना में। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था जो मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। बी महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और डी मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। तो इसमें से बी, सी और डी सही है। ए जो है वह सही नहीं है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। रंजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। तो दूसरा कथन सही है। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड का जो रेखागणित का जो एलिमेंट्स था उसको संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व की कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं, मुर्शीद कुली खान को जाता है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति शुरू की थी।
अली मर्दान खान ने नहीं, तो इसलिए पहला कथन गलत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो इसमें केवल 3 सही है, पहला और दूसरा गलत है। कैसे? तो आइए देखते हैं। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। 1790-92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्या रखा था? षड्यंत्र रचा था। इसलिए मीर जाफर को देशद्रोही के नाम से प्रसिद्ध है, मीर जाफर। ठीक है। पलासी के युद्ध जब 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों से मिल गया था और सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र, ये सब प्रमुख थे। ठीक है। तो इस तरह के से जो हमारा ये जो टॉपिक था रीजनल स्टेट्स, पंजाब एवं मैसूर क्षेत्रीय राज, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।